हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज हम यान रेजिस्ट टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उड़ीसा के बंधा के बारे में पढ़ेंगे। कोणार्क मंदिर में सुंदर मूर्तियों के वस्त्र में उड़ीसा इकत की झलक देखी जा सकती है। संताला में चंडी मंदिर में भी गंगा और जमुना की मूर्तियों पर इकत कपड़े जैसे दिखने वाले आकर्षक पैटर्न देखा जा सकता है। सोनीपुर जिले के बैद्यनाथ मंदिर की मूर्तियों में भी ये डिज़ाइन देखा जा सकता है। स्थानीय मौखिक इतिहास के अनुसार भूलिया बुनकरों का समूह मूल रूप से 18वीं सेंचुरी के दौरान मध्य प्रदेश में था और बाद में ये उड़ीसा के संबलपुरी क्षेत्र में चले गए और गुजरात पटोला इकत परंपरा का ज्ञान इस क्षेत्र में भूलिया बुनकरों द्वारा लाया गया। मयूरभंज, कटक, बरगढ़ जिलों के आसपास के गांव में इकत बनाया जाता है। इकत एक प्रतिरोधक रंगाई और बुनाई तकनीक है। इस कपड़ा शिल्प को उड़ीसा में बंधा कला या टाई आर्ट के रूप में जाना जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से इकत के रूप में जाना जाता है। इकत शब्द इंडोनेशियाई भाषा से लिया गया है और ये शिल्प इंडोनेशिया, जापान, मध्य एशिया और अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका में भी व्यापक रूप से प्रचलित है। इकत डिज़ाइन काफ़ी सरल लगते हैं। बुनाई की प्रक्रिया वास्तव में बेहद जटिल, श्रम गहन और समय लेने वाली होती है। यह लंबी प्रक्रिया जो डिज़ाइन के आधार पर 3 दिन से 3 महीने के बीच ले सकती है। इसको मोटे तौर पर 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। डिज़ाइन बनाने वाला या डिज़ाइनर, बांधने वाला या टायर, रंगने वाला डायर और बुनाई करने वाले। इसमें लकड़ी के फ्रेम जिस पर बांधने की प्रक्रिया के लिए क्लस्टर बनाने से पहले रंगने के लिए समान रूप से बांधा जाता है। सेकंड, इन छोटे पतले सूती धागों को रंग प्रक्रिया से पहले डिज़ाइन के अनुसार यान पर गांठ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर ये पुराने टायरों के काटे गए इन छोटे रबड़ बैंडों का उपयोग उन भागों को ढकने और रंगने के दौरान किया जाता है जिन्हें रंगाई से बचाना जाना है। रंगाई से पहले ढीले धागे पहले सोडा और प्रोमेटिक्स के साथ 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोए जाते हैं और फिर सुखाए जाते हैं। एक नम अवस्था में धागों को फिर से गर्म पानी में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण जब धागे अंत में रंगे जाते हैं तो रंग आसानी से और समान रूप से अवशोषित होते हैं। सभी धागों को ठीक से रंगने के बाद अंतिम गांठों की बुनाई के समय खोला जाता है। इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोसल्फेट और कास्टिक सोडा 2 रसायन हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक रंगों के साथ बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि धागे रंगों को तेज़ी से और समान रूप से अवशोषित कर सकें और ये आसानी से धुले ना और हल्के ना हो। ये देख रहे हैं सिंगल इकट लूम है और डोंगी या लकड़ी की शटल जिसके साथ धागा अंदर जाता है। बुनाई के दौरान शटल आगे पीछे चलती है। धागों को करघे की चौड़ाई में लिया जाता है। हालांकि संबलपुरी के रूप में जाना जाता है, परंतु इस शिल्प को मुख्य उत्पादन केंद्र संबलपुर में नहीं बल्कि बारगढ़ जिले के आसपास के गांव में स्थित है। इस पेशे में शामिल बुनकर मेहर समुदाय के हैं जो आगे चलकर 3 संप्रदायों भूलिया, कस्ता और कुली में विभाजित है। कुली समुदाय अधिक सामान्य प्रकार से बुनाई सादे डिज़ाइनों में बनाते हैं। कोस्ता समुदाय रेशम और माथा यानी कि टसर या कच्चा रेशम साड़ी बनाने में बेहद कुशल है। उनका मुख्य काम कोसा या रेशम कीड़े कोकून को टसर से निकालना। इसकी साड़ी बनाई जाती है, लेकिन कोस्ता टाई और डाई कला की अधिक परिष्कृत तकनीकों को अपने ज्ञान में सीमित है, जो कि भूलिया समुदाय की पहचान है। यह समुदाय मुख्य रूप से कपास के साथ और रेशम के धागों के साथ कुछ हद तक काम करता है। विशिष्ट डिज़ाइन आइकनोग्राफी के अनुसार पारंपरिक रूप से इन साड़ियों के अलग अलग नाम होते हैं। नलिनी प्रभा, कलिनी सुंदरी, इंदुमती, भानुमती, कलिंगरंद, मालिनतोय आदि। साड़ियों के अलावा हाल ही में बेड कवर, रुमाल, वॉल हैंगिंग, शर्ट, स्टाफ आदि भी बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिक लोकप्रिय है। पतन: अंग्रेजों ने कपास की गांठों पर लगाए गए कस्टम ड्यूटी इतनी अधिक कर दी कि स्वदेशी उत्पादन और व्यापार में और गिरावट आई। ये रासायनिक रंगों की खोज ने हस्तशिल्प और कारखाना निर्मित वस्तुओं के बीच असमानता को बढ़ा दिया था। 1990 के दशक में मध्यम से संबलपुरियों के लिए व्यावसायिक शिखर के रूप में देखा जा सकता है। इस दौरान नई दिल्ली और उसके आसपास सूरजकुंड या दस्तकारी हाट में मेलों में वस्त्र दिखाए जाने लगे। उड़ीसा में कई साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। बरहामपुरी पट्टा, बोमकई, पासापल्ली,
पासापल्ली साड़ी में जैसे हम देख रहे हैं, ये डाइस यानी कि पासे के हिसाब तरह डिज़ाइन बना हुआ है। ये शादी के बाद वहाँ उनकी एक रस्म होती है जिसमें नया दूल्हा दुल्हन को एक पासे का गेम खिलाते हैं, तो उस टाइम दुल्हन ये साड़ी पहनती है। हबसपुरी साड़ी, खंडुआ साड़ी, कोटपेड़ साड़ी, कलश में मंदिरों में इस्तेमाल किए गए अमृत घड़े को दिखाया गया है, जिसे शीर्ष पर नारियल है और किनारों पर आम। हंस और बतख यह संबलपुरी साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक रूपांकनों में से हैं, जो स्त्री सौंदर्य की ताल में की तुलना हंस या बतख की गतिविधियों से करता है। गीत गोविंदा पवित्र कपड़ा और संबलपुरी इकत। नेक्स्ट है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल एक शाब्दिक अर्थ है ऑयली रुमाल। तेलिया रुमाल जिसे चौक, पॉकेट स्क्वायर और एशिया रुमाल जैसे कई नामों से जाना जाता है, इस शिल्प का मूल आंध्र प्रदेश में है और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बताया जाता है। हालांकि यह चिरला में शुरू हुआ था, लेकिन यह ज़्यादातर नलगोंडा जिले के पुट्टुपक्का गांव में कुछ बुनकरों द्वारा अभ्यास किया गया था। आयताकार तेलिया कपड़े का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा घूंघट, स्कार्फ और पुरुषों द्वारा बहुउद्देशीय कपड़े, पगड़ी, लुंगी, कंधे के कपड़े के रूप में किया जाता है। इकत शब्द मलय इंडोनेशिया शब्द मक इकत से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू डाई या बंच। जैसा कि यान जो बुनाई में जाता है वह बुना हुआ होने से पहले बंधा और रंगीन होता है। चिरला की समुद्र से निकटता अफ्रीका और अरब के निर्यात करने में सक्षम बनाती है, जहां इसका उपयोग कीफिए और पगड़ी बनाने के लिए किया जाता था। मध्य पूर्वी बाजार के लिए तेलिया रुमाल मुख्य रूप से अपनी तेल के लिए गर्दन के चारों ओर पहना जाता था, ताकि खाड़ी में गर्दन पर सूखेपन बना रहे। अरब देशों में मुस्लिम महिलाएं इन तेलिया रुमालों को सिर के स्कार्फ के रूप में पहनती थी। इस कपड़े ने उन्हें धधकती गर्मियों के दौरान ठंडक प्रदान की और सर्दियों में यह गर्मी भी प्रदान करता है। इसमें पैटर्न्स, इस रुमाल को कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें बिंदु, वर्ग, क्रॉस, चेक्स, आयत और कई प्रकार के रूपांकन बनाए जाते हैं। शुरुआती पैटर्न्स ज्यामितीय बनाए जाते थे, परंतु बाद में शेर, हाथी, पक्षी और यहाँ तक कि घड़ी व हवाई जहाज के रूपांकन भी बनाए जाने लगे, जिसके लिए उच्च कुशलता की आवश्यकता होती है। तेलिया रुमाल के लिए यान तैयार करना। परंपरागत रूप से यान को तिल और अरंडी के बीज के साथ साथ भेड़ के गोबर के साथ मिलाकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में 21 दिन का समय। यह प्रक्रिया एक ग्राफ पर डिज़ाइन किए जाने के साथ शुरू होती है, जिसे तब यान पर संबंधों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। अंतिम तैयार उत्पाद प्रदान किए जाने से पहले यान बुनाई के दौरान कई चरणों से गुजरता है। तेलिया रुमाल डिज़ाइन के नए उत्पादकों के लिए अनुकूलित किया गया है, जैसे साड़ी के रूप में प्रासंगिक और समकालीन बने रहने के लिए। इसमें देख रहे स्टार्च लगा ताना घर के फर्श से जुड़े दो किनारों पर तनाव के साथ बांधा जाता है। बुनकर के पास स्थित ग्राफ पर पैटर्न बताता है कि ताना धागों के किन हिस्सों को बांधना है। तानों को रंगना रंगाई का अच्छा लेआउट के प्राप्त करने के लिए यान रंगाई के कई चरणों से गुजरता है और फिर बांधा जाता है और फिर से रंगाई की जाती है। ताने को विशिष्ट वांछित रंग में रंगा जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार सूखने के बाद रंगे हुए हिस्से को रबर की पट्टियों से बांध दिया जाता है, ताकि अगले रंग को किया जा सके। रंगे हुए ताने को अब एसिटिक एसिड और स्टार्च में डुबोया जाता है। ताना बाहर ले लिया जाता है और इसे सूखने के लिए तनाव के से बांध दिया जाता है। बाना तैयार करना। धोने और सूखने के बाद बाने के सिलेंडरों पर बांधा जाता है और फिर बुनाई की शटल्स के लिए बॉबिन पर बांधा जाता है। बुनाई की प्रक्रिया। तेलिया रुमाल की बुनाई के लिए ताना और बाने के लिए अभ्यास और पूर्णता की आवश्यकता होती है, जो सर्वाधिक पूर्व एक कलात्मक डिजाइनों में परिवर्तित किया जाता है। फ्लाई शटल पिटलूम, जिसे मैगम कहा जाता है, सांगोन की लकड़ी से बुने बुनाई के लिए उपयोग किया जाता है। बुनकर करगे पर जहां ताना खत्म होता है वहां दूसरा ताना जोड़ दिया जाता है। परिष्करण की प्रक्रिया। एक बार बुनाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार टुकड़ों पर स्टार्च लगाया जाता है, इस्त्री की जाती है और बिक्री के लिए भेजा जाता है। पद्यशैली समुदाय के केवल कुछ बुनकर वर्तमान में
पुट्टुपक्का गांव के इस उत्तम शिल्प का अभ्यास कर रहे हैं। बुनकर कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे साड़ी, दुपट्टा, स्टोल और घर का सामान। इस तेलिया रुमाल को जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली इकत। पोचमपल्ली इकत भूदान पोचमपल्ली, यदाद्री भुवनागिरी जिले, तेलंगाना राज्य, भारत में बनाया जाता है। इसमें रंगाई की इकत शैली में पारंपरिक ज्योमेट्री पैटर्न बनाए जाते हैं। पोचमपल्ली की बुनाई को इकत या टाई और डाई बुनाई के नाम से जाना जाता है, जहां पहले डिज़ाइन को रंगा और ताने के बाने के धागों पर स्थानांतरित किया जाता है और फिर उसी के साथ बुना जाता है। इसमें हम देखते हैं यान बंडल को रीलिंग मशीन पर लपेटते हैं, धागे को शंकु पर लपेटना, स्पूल या शंकु फिर से स्पिंडल पर लपेटना, स्पिंडल बनाने की स्पिंडल बनाने की आधुनिक विधि। स्पिंडल ये पारंपरिक है 4 पॉइंट पे, और 5 पॉइंट पे आधुनिक। और ये फिर स्पिंडल पे लपेटा हुआ रंगीन सूती धागा। धागों को रंगना, मोटिफ डिज़ाइन के साथ एक ग्राफ शीट तैयार की जाती है। ताना तैयार करने के लिए सूती धागे का उपयोग किया जाता है। डिज़ाइन सटीक माप के साथ ताने धागों पर चिन्हित किया जाता है। एक बार डिज़ाइन चिन्हित होने के बाद इसे पहले सूती धागे से बांधा जाता है। डिज़ाइन को रबर स्ट्रैप्स के साथ बांधा जाता है। बंधे हुए तानों को डिज़ाइन बांधने के बाद रंगाई प्रक्रिया के लिए ताना भेजा जाता है। प्रारंभ में हल्के रंग रंगे जाते हैं और फिर उन पर गहरे रंग रंगे जाते हैं। धागों में रंग को अच्छे से अवशोषित करने के लिए धागे को रंग को पानी में उबाला जाता है। उजागर क्षेत्र जिसे रंगा जाता है फिर बांधा जाता है। पहले से बंधा हुआ क्षेत्र हटा दिया जाता है और एक अन्य रंग में रंगा जाता है। रंगीन धागों की छाया में सुखाया जाता है। टाई और डाई प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक आवश्यक डिज़ाइन रंगीन ना हो जाए। कई स्पूल के से थ्रेड को लिया जाता है और वॉपिंग व्हील से जोड़ा जाता है। वॉपिंग व्हील को यान की न्यूनतम लंबाई 18 से 20 मीटर तैयार करने के लिए घुमाया जाता है। तैयार ताने को टाई और डाई प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। अब ताने लगाने की प्रक्रिया। ताना धागे को रीढ़ से जोड़ना। धागे जुड़े हुए हैं और रीढ़ को बुनाई करघा में लोड किया गया है। बुनाई की प्रक्रिया। रीढ़ के साथ तैयार तानों को खींचा जाता है और लूम से जोड़ा जाता है। फिर ताने को कसकर बुनकर बीम से जोड़ता है। बुनकर उठे हुए करघे पर काम करने के लिए बुनकर बीमा के सामने बैठता है। बुनाई के लिए फ्लाई शटल में स्पिंडल डाला जाता है। पेडल की गति फ्लाई शटल को संचालित करने में सहायता करता है, जो ताने को संभालने में मदद करता है। तैयार साड़ी को बुनकर बीम पर रोल करता जाता है। जरी के धागों का इस्तेमाल मोटिफ डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। रंगीन फूल रूपांकनों के साथ कपास और जरी साड़ी का मिश्रण। कुशल कारीगर साड़ी को व्यवस्थित रूप से मोड़ने में माहिर होता है। पोचमपल्ली इकत बनाए जाने वाले उत्पाद। धारियों की आकृति में जरी और सूती धागे का संयोजन। मंदिर का डिज़ाइन पारंपरिक रूप से पोचमपल्ली साड़ी का डिज़ाइन है। ज्योमेट्री और फूल रूपांकनों के साथ एक साड़ी का पल्लू। पारंपरिक इकट पैटर्न के साथ स्टोल भी बनाए जाते हैं। बेड स्प्रेड बड़े बोल्ड और उज्ज्वल पैटर्न में बने हुए हैं, और इकट डिज़ाइन पैटर्न के साथ किए गए हैंडबैग का संग्रह। रंग। पोचमपल्ली इकत साड़ियों को प्राकृतिक स्रोत से ही अपना रंग मिलता है। रंग आमतौर पर नारंगी, पीले, हल्का सोने जैसा गुलाबी रंग के साथ उज्ज्वल होते हैं। पैटर्न ज़्यादातर हल्के सोने के होते हैं, लेकिन नई रूपांकनों की शुरुआत के साथ अक्सर डिज़ाइन में मौजूद चमकीले रंग भी उपयोग किए जाते हैं। रूपांकन। पोचमपल्ली इकत साड़ी का ज्योमेट्री पैटर्न प्रसिद्ध है। हालांकि आधुनिक पोचमपल्ली साड़ी गुजरात की पटोला साड़ियों से बहुत अधिक मिलती जुलती है, जिसका मतलब है कि रूपांकनों में हाथियों, तोते, नाचने वाली लड़कियां और फूलों का मिश्रण है। पारंपरिक रूपांकनों को ज्यामितीय ग्रिड के भीतर रखा गया है, जो कि साड़ी के लिए अद्वितीय है। कला की वर्तमान स्थिति। पोचमपल्ली पारंपरिक करघे और सदियों पुराने डिज़ाइन तत्वों के साथ शुरू हुआ है, लेकिन आज यह उद्योग 100 से अधिक गांवों में 10,000 से अधिक परिवारों का घर है। पोचमपल्ली इकत को जीआई टैग दिया गया है। इस कला को यूनेस्को
ने भारत की प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई समूह के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जगह दी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको समझ आया हो।